बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ की पाकिस्तान वापसी और वापसी से पहले जो उनकी हिफाजती ज़मानत हासिल करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा, इन दोनों मामलात के हवाले से एक बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। और ये नाज़रीन ऐसी ख़बर है जो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि किसी नेशनल मीडिया ने या किसी सोशल मीडिया पे ये ख़बर जो है वो लोगों के साथ, आवाम के साथ शेयर नहीं की गई। तो इस ख़बर की तफ़सीलात आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो जो एक बड़ा अहम सवाल पूछा जा रहा था, जो इरफ़ान सदीकी साहब ने भी कहा और नून लीग के दीगर रहनुमा भी ये बात करते रहे और साले जाफ़र साहब की ख़बर भी थी कि दुबई से वापस आते हुए नवाज़ शरीफ का जो चार्टर्ड त्यारा है, उसकी लाहौर की बजाय टेक्निकल इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग हो सकती है। एक तो ये राज अब एक्सपोज़ हो गया है, ये राज अब राज नहीं रहा कि नवाज़ शरीफ लाहौर जाने की बजाय इस्लामाबाद इसलिए उनका तैयारा जो है वो लैंड करेगा, जो 21 अक्टूबर को दुबई से रवाना होगा और इस्लामाबाद इसलिए लैंड करेगा कि यहाँ पे जितने भी उस जहाज़ में लोग मौजूद होंगे, जिसमें नून लीग के रहनुमा भी होंगे, शरीफ ख़ानदान के लोग होंगे, जिसमें सहाफ़ी भी मौजूद होंगे, उन तमाम लोगों की जो इमिग्रेशन है वो लाहौर की बजाय यहीं पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे कर ली जाएगी। और ये इसी तरीके से जो लोग जहाज़ का सफ़र करते रहते हैं, अगर आप अमेरिका जा रहे हैं तो आप अगर इत्तेहाद एयरलाइन से जाएं तो आपकी जो इमिग्रेशन है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क एयरपोर्ट की बजाय यहीं पर मुत्तहिदा अरब अमारात में ही आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। और आप जब न्यूयॉर्क में या डीसी में आप लैंड करते हैं तो आपको इमिग्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपना सामान लेते हैं और सामान लेके आप एयरपोर्ट से बाहर निकल के जहाँ आपने जाना होता है आप जा सकते हैं। तो ये इसी तरीके से जब दुबई से ये जहाज़ वहाँ से चलेगा तो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उसकी इमिग्रेशन करवा ली जाएगी, जितने मुसाफिर होंगे, नून लीग के लोग होंगे और इसके साथ साथ शरीफ ख़ानदान के और जो सहाफ़ी होंगे। और फिर जब ये जहाज़ यहाँ से लाहौर एयरपोर्ट पे जाएगा तो मुसाफिरों की वहाँ पर इमिग्रेशन कराने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। तमाम जो लोग हैं वो जहाज़ से निकलेंगे और फ़ौरी तौर पे वहाँ पे जो डिपार्चर का जो मतलब एक गेट होता है, वहाँ से निकल के नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मीनार पाकिस्तान चले जाएंगे या जिस रहनुमा के घर जाना होगा या जाती उमरा जाना होगा वहाँ से वहाँ की तरफ रवाना हो जाएंगे। क्योंकि ये डिपेंड करता है कि नवाज़ शरीफ की जो वापसी है लाहौर में वो किस वक्त पे होती है। अगर तो जलसा का जो वक्त है 7-8 बजे का जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक हुई तब तो वो सीधा वहाँ से मीनार पाकिस्तान पे, लेकिन अगर काफ़ी घंटे पहले लैंड कर गए तो फिर अपने जाती उमरा में या लाहौर में मॉडल टाउन में जो है वो वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो ज़मानत का मामला है। ज़मानत के हवाले से नाज़रीन सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जब नवाज़ शरीफ को लंदन जाने की इजाज़त मिली थी तो आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने तो ज़मानत दे दी थी लेकिन उनका जो नाम था वो ECL में शामिल था। तो इमरान खान हुकूमत ने उनका नाम ECL से एक शर्त के साथ निकालने का हुक्म दिया था, फ़ैसला किया था। फिर ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में गया था और लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टाम्प पेपर, एक बयान हल्फी दिया था जो कहा जाता है कि 50 रुपये का था और उसमें यकीन दहानी कराई थी, वो फ़ैसला बड़ा अहम है। उस फैसले में नाज़रीन सिर्फ ये नहीं लिखा गया था कि नवाज़ शरीफ को पाकिस्तान वापस लाने के लिए, क्योंकि जितने भी लोग ये दावे कर रहे हैं कि वो 50 रुपये का स्टाम्प पेपर बयान हल्फी दे के गए, इतने सालों के बाद आ रहे हैं तो क्यों इनको अदालत ज़मानत देगी। उस फैसले के मंदरजात आज भी अगर पढ़े जाएँ तो बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं। उस फैसले में नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट ने एक तो ये कहा था कि 4 हफ़्तों के लिए जो उन्हें बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है, 8 हफ़्तों की जो बाहर जाने की इजाज़त दी जा रही है, इस दौरान या जब तक वो लंदन में अपना इलाज वहाँ पे करवाते हैं, उनकी जो पीरियडिकल रिपोर्ट्स हैं वो लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवाई जाएंगी। यानी जब तक लंदन में मौजूद हैं वो रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करवाई जाती रहेंगी। वो रिपोर्ट के ऊपर अगर पंजाब हुकूमत को, उस वक्त आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मरकज़ में ख़ुद वज़ीर आज़म बन के बैठे थे और पंजाब में बुज़दार साहब थे, तो अदालत ने कहा था कि अगर हुकूमत ये समझती है, पंजाब या वफाकी हुकूमत,
कि ये जो रिपोर्ट जमा करवाई जा रही हैं ये फैब्रिकेटेड हैं, ये बोगस हैं। तो इन रिपोर्ट्स की वेरिफिकेशन के लिए जो हुकूमत है वो बरतानिया जाएगी और उसकी वेरिफिकेशन करेगी। जो बरतानिया में पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसके ज़रिए जो मुआलिज हैं नवाज शरीफ के, जहाँ पर वो अपना इलाज करवा रहे होंगे, उनके साथ रब्ता करेगी और उन रिपोर्ट की वेरिफिकेशन करेगी। और शरीफ ख़ानदान को कहा गया था, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को कहा गया था कि जब ऐसा अगर सिनेरियो बनता है तो आप लोग जो हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान की टीम वहाँ पे जाएगी लंदन हाई कमीशन में, उन रिपोर्ट्स का, मेडिकल रिपोर्ट की वेरिफिकेशन करने के लिए आप लोग जो है उस डेलीगेशन के साथ तावन करेंगे और जो डॉक्टर होगा नवाज शरीफ का उस तक रसाई देंगे। अब ये बड़ा अहम सवाल है कि ये जितना अरसा 4 साल तक नवाज शरीफ वहाँ पे रहे, क्या किसी एक मौके पे, जब तक इमरान खान साहब की हुकूमत थी पंजाब में, या परवेज़ इलाही साहब थे, बुज़दार साहब थे, मरकज़ में खुद बैठे थे, एक मरतबा भी उन मेडिकल रिपोर्ट्स पर क्या हाई कोर्ट ने कोई सवाल उठाया? चलें, हाई कोर्ट तो बेंच नहीं बैठा, वो मामला पेंडिंग रहा। क्या इमरान खान साहब की पंजाब हुकूमत ने या वफाकी हुकूमत ने कोई एतराज़ उठाया? कोई एतराज़ नहीं उठाया गया, कोई वेरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू नहीं किया गया। तो वो जितनी रिपोर्टें जमा हुई हैं, इसका मतलब है कि उन्हें इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में भी एक तरीके से पंजाब और वफाकी हुकूमत ने मुसद्दका तस्वर किया और उसको चैलेंज नहीं किया, उसकी वेरिफिकेशन नहीं कराई। अब 4 साल के बाद नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी हो रही है और जैसा कि आप जानते हैं कि 21 अक्टूबर को चलेंगे और 8:30 बजे और 12 बजे का कहा जा रहा है कि वो पहुंचेंगे लाहौर में। लेकिन बीच में ये जो टेक्निकल लैंडिंग के मामला आ रहे हैं, कतई नज़र इस सारी बहस के, एक तो आपको एक और चीज़ बता दें कि जो सवाल एक पूछा जा रहा है कि क्या ज़मानत की दरख्वास्त के साथ कुछ और भी फ़ाइल किया जाएगा, क्योंकि जो एवन फील्ड के केस में या फिर अल अज़ीज़िया के केस में नवाज शरीफ को जो कन्विक्शन हुई, वो दरख्वास्तें ग़ालिबन जून 2021 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अदम पैरवी की बिना पे ख़ारिज कर दी थी और उसको ख़ारिज करने से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दे दिया था। तो ये जो डेवलपमेंट हुई, अब ज़ाहिर सी बात है कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आना है और जो हाई कोर्ट का हुक्म है कि जब नवाज शरीफ वापस आएँ, एक दरख्वास्त रिटन दरख्वास्त दे के इन केसेस को, इन अपीलों को वो बहाल करवा सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव बेल के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया जाएगा, इस ज़मानत की दरख्वास्त के साथ वो जो केसेस हैं एवन फील्ड के और अज़ीज़िया रेफरेंस के, जिसमें नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, उनकी रेस्टोरेशन की एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी। ये सिर्फ ज़मानत की दरख्वास्त होगी, प्रोटेक्टिव बेल की दरख्वास्त होगी और सिर्फ इसी को प्रेस किया जाएगा और उसमें रिवाइवल की कोई एप्लीकेशन नहीं दी जाएगी। अब इसमें जो अहम सवाल है, जो ख़बर है कि क्यों नून लीग के जो लोग हैं इतने दावे के साथ कह रहे हैं, जैसे शहबाज शरीफ ने कहा, इसाक डार ने कहा, इरफान सदीकी साहब ने कहा, आज़म नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं। और आज आपको एक और ख़बर भी, मतलब ये डिटेल बताने से पहले इसमें एक और चीज़ भी आपके साथ शेयर कर लें कि पाकिस्तान वापसी से पहले जो लीगल टीम है नून लीग की या जो पार्टी के कानूनी माहिरीन हैं, उनकी तरफ से जो अभी 11 अक्टूबर को फ़ैसला आया है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का, उस फैसले से मुतल्लिक नवाज शरीफ ने अपने कानूनी माहिरीन से, पार्टी के लोगों से एक राय भी तलब की थी, कानूनी ब्रीफिंग भी मांगी थी कि क्या ये जो फ़ैसला आया है जिसमें कहा जा रहा है कि राइट ऑफ अपील माजी से गैर मौसर कर दिया गया और नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, क्या इस फैसले का मेरी वापसी पर, मेरे केसेस पर कोई इतलाक़ है? तो कानूनी माहिरीन, जिसमें आज़म नज़ीर तारड़ साहब उस टीम के सरबराह हैं, उनकी तरफ से ब्रीफ़ किया गया कि आपकी वापसी के साथ इस केस का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपकी जो ताहयात नाअहली है वो 5 साल का जो इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी गई है, उसके बाद आप ताहयात नाअहल नहीं रहे। और इस फैसले से ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस का फुल कोर्ट का फ़ैसला है, जो कि 10-5 से सुनाया गया, 3 स्टेजेस में, एक 9-6 का है, एक 7-8 का है, तो इससे आपके केस के ऊपर या आपकी ज़ात के ऊपर कोई बराह रास्त कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये ब्रीफिंग जो है वो आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने लीगल माइंड के साथ जो है वो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को दे दी है। अब बात यह है कि ये क्यों दावा किया जा रहा है कि किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और ज़मानत कन्फर्म है। एक तो ये जो मैंने हाई कोर्ट की चीज़ आपके सामने रखी, जो हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग हुई, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस तरीके से चीज़ों को फॉलो किया जाएगा, तो उसको तो कहीं किसी जगह पे चैलेंज नहीं किया गया। एक तो ये चीज़ जो है अदालत के सामने रखी जाएगी कि वो जो फैसला हाई कोर्ट का था, उसको तो किसी जगह पे उन रिपोर्ट्स को कहीं चैलेंज नहीं किया गया। और फिर 2 और फैसले हैं, 2 ऐसे फैसले हैं जिसमें एक साबिक चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब का फ़ैसला है और एक लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब का फ़ैसला है, जो
दावा किया जा रहा है कानूनी माहिरीन की तरफ से और नून लीग के वकला की तरफ से कि ये 2 फैसले हमें सपोर्ट करेंगे। अब एक जो फ़ैसला है, पहले लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आपको बता देते हैं। नाज़रीन, नैब के केसेस में आम तौर पे ये होता है कि नैब के केसेस में 2 रुकनी बेंच जो है वो केस को सुनता है, सिंगल बेंच नहीं होता। परवेज़ इलाही साहब की जो नज़रबंदियाँ थी, जो मुख्तलिफ़ केसेस में, नैब के केसेस में उनकी गिरफ्तारी थी, तो नैब के केस में ज़मानत हासिल करने के लिए उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया था और जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने उस केस में सिंगल बेंच में मतलब वो बैठे, उन्होंने फ़ैसला सादिर फरमाया था कि परवेज़ इलाही को तो नैब केस में भी रिहा कर दिया जाए और साथ में बाकी किसी और केस में भी गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये जो फ़ैसला है लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब का, इस केस को ज़मानत के लिए इसकी प्रेसिडेंट के तौर पे पेश किया जाएगा, हवाला दिया जाएगा कि यह लाहौर हाई कोर्ट की प्रेसिडेंट है, लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला मौजूद है, तो इसको भी नवाज शरीफ को ज़मानत देने के मामले में, प्रोटेक्टिव बेल देने के मामले में इसको कंसिडर किया जाए। एक तो ये बड़ा अहम फ़ैसला है। दूसरा जो बड़ा फ़ैसला है जिसमें बंदियाल साहब ने अभी जाते जाते फ़ैसला दिया, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब थे, जिसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे, और आपको याद होगा कि इमरान खान साहब जब लाहौर से इस्लामाबाद आए थे ज़मानत के लिए, नैब के केसेस में ज़मानत लेने के लिए, तो हाई कोर्ट के प्रेमिसेस से इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था और वो ज़मानत की दरख्वास्त जो इंस्टीट्यूशन ब्रांच थी वहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवा रहे थे। तो उस फैसले को, वो जो गिरफ़्तारी थी इमरान खान की, हाई कोर्ट के आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि लीगल है, लेकिन उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। 9 मई को गिरफ़्तारी हुई थी और 9 मई के अगले रोज़ 10 मई को ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बना था उसमें बंदियाल साहब थे, उसमें मोहम्मद अली मदर साहब थे, उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। अब उस बेंच में जो प्रिंसिपल ले डाउन किया गया, जो पैरामीटर तय किया गया, उससे पहले तो ये था कि अगर आपको अदालत की दहलीज से गिरफ़्तार किया गया है, आपकी दरख्वास्त पहले दायर हो चुकी है, यानी इस फैसले से पहले जो प्रेसिडेंट थी कि अगर आपने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, आपकी तरफ से की जा चुकी है और आप प्रोटेक्टिव बेल के लिए या बेल बिफोर अरेस्ट के लिए फिर उस ज़मानत की दरख्वास्त के बाद अदालत में आते हैं बेंच के सामने पेश होने के लिए, सरेंडर करने के लिए, तो आपको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। और माजी में यूसुफ गिलानी के बेटे मूसा गिलानी को गिरफ़्तार यहीं पे किया गया था सुप्रीम कोर्ट के प्रेमिसेस के सामने, तो अदालत ने उसको रिहा करवाया था। लेकिन ये इमरान खान साहब की जो हाई कोर्ट से गिरफ़्तारी हुई थी, उसमें खान साहब की पिटीशन दायर भी नहीं हुई थी। वो बेल की एप्लीकेशन दायर करने के लिए अदालत में मौजूद थे। तो अदालत ने इस केस में ये प्रेसिडेंट डिक्लेयर किया था कि अगर जब आप अदालत के प्रेमिसेस में पहुँच जाते हैं और ज़मानत की दरख्वास्त आप दायर कर रहे होते हैं, तो इसको भी यही कंसिडर किया जाएगा कि आपने अपने आप को कोर्ट ऑफ लॉ में सरेंडर कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस बेंच में जो हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील आई थी, उसमें ये डिक्लेयर किया था कि जब आपने अपने आप को, आप मुल्ज़म हैं, आपको गिरफ़्तारी का ख़दशा है और आप बेल बिफोर अरेस्ट के लिए किसी कोर्ट ऑफ लॉ में चले जाते हैं, तो फिर वहाँ से जिसकी भी गिरफ़्तारी होगी वो जो है वो गैर कानूनी, गैर आइनी होगी, क्योंकि ये एक्सेस टू जस्टिस का एक प्रिंसिपल है। एक शख्स अपने आप को निज़ाम इंसाफ के सामने लेके आया है, ख़ुद को खड़ा कर दिया है, तो आप उसको गिरफ़्तार नहीं कर सकते। यहाँ पर भी इसी फ़ैसले का, जब नवाज शरीफ की ज़मानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी, इसी फ़ैसले का हवाला दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि एक शख्स जो है जिसके केसेस इस केस में पेंडिंग पड़े हैं, उसे बेशक इश्तिहारी करार दे के उनकी अपीलों को खारिज कर दिया गया, लेकिन आज वो वापस आके आपकी अदालत के सामने सरेंडर करना चाहता है। और ये फ़ैसले, एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला है अमजद रफ़ीक साहब का, और उससे बढ़ के सुप्रीम कोर्ट का बंदियाल साहब का फ़ैसला मौजूद है, जिसमें कहा गया है कि एक्सेस टू जस्टिस जो है वो फंडामेंटल राइट है, उसे बुनियादी हकूक़ में शामिल कर दिया गया है। तो रिसेंट पास की ये जो डिक्लेरेशन है, इसकी रोशनी में नवाज शरीफ को हिफाजती ज़मानत दी जाए, वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे या लाहौर एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे, उनको गिरफ़्तार ना किया जाए और अदालत उनको ट्रांजिट बेल दे कि वो एयरपोर्ट से जब आपकी अदालत में आएँ पेश होने के लिए, तो इस दौरान उन्हें गिरफ़्तार ना किया जाए। तो ये बेल की जो है एक बेस बनाई गई है और ये किसी मीडिया के ऊपर आपको ये डिटेल नहीं मिलेंगी जो हमने आपके साथ शेयर की हैं। अच्छा, इसमें कुछ और भी डिटेल्स हैं, यानी जब ये बेल की एप्लीकेशन दायर होगी तो कितने रुकनी बेंच बनेगा जो इस केस की समाअत करेगा, और उसमें क्या लीगल चीज़ें होंगी, उस बेंच में कौन कौन से जज साहबान शामिल होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगले वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो इस खबर का तो यहाँ पे इख्तिताम होता है। आज पाकिस्तान इंडिया का मैच भी है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की टीम अच्छा खेलेगी और इंशाल्लाह मैच को में अपनी सलाहियतों से बढ़कर परफॉर्म देने की कोशिश करेगी। बाकी हार जीत तो
ज़ाहिर सी बात है कि दो टीमें खेलती हैं तो दोनों की कोशिश होती है कि हमने जीतना है। इंडिया अगर हमारे खिलाफ खेल रहा है तो इंडिया भी जीतने के लिए खेल रहा है, हम अगर इंडिया के खिलाफ खेलेंगे तो जीतने के लिए खेलेंगे। तो देखते हैं इंशाल्लाह रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और जो अभी 11 अक्टूबर को प्रैक्टिस एंड फ्यूचर केस का फ़ैसला आया है, उसमें एक नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। और ये नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त दायर करने वाले एडवोकेट शाहिद राना साहब हैं, जिन्होंने पहले जब इस कानून को चैलेंज किया था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून को, तो एक सफ़े की दरख्वास्त उन्होंने दायर की थी। यानी एक सफ़े की दरख्वास्त के ज़रिए उन्होंने उस पूरे कानून को, पार्लियामेंट के बनाए कानून को चैलेंज कर दिया था, जिसमें कुछ 10-12 सत्रों से ज़्यादा कुछ मैटर नहीं लिखा गया था। तो काज़ी फ़ाइज़ साहब ने उनको कहा था कि भाई एक पेज की आपकी दरख्वास्त है और आप दलाइल जो है अपनी दरख्वास्त के बाहर जाके इतने लंबे लंबे दलाइल दे रहे हैं, इतना वक्त, मतलब आपका तो 5 मिनट वक्त नहीं बनता। तो इस पर शाहिद राना साहब ने कहा कि एक पेज की नहीं 2 पेज की है, लेकिन एक्चुअली वो एक पेज की थी, क्योंकि पहले पेज पर तकरीबन आधे पेज तक तो उन्होंने केस का टाइटल वगैरह और बाकी चीज़ें लिखी हुई थी, सब्जेक्ट लिखा हुआ था नीचे, जो आधा पेज और अगले सफ़े का जो आधा पेज था वो मिला के एक पेज ही बनता था। अब 11 अक्टूबर के इस फैसले को एडवोकेट शाहिद राना साहब ने जो है वो नज़र-ए-सानी के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है और कहा है कि 11 अक्टूबर के फ़ैसले पे नज़र-ए-सानी की जाए। और ये जो कानून बना है ये दरअसल पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अख्तियार के ऊपर इंक्रोच किया है। तो देखते हैं कि पहली नज़र-ए-सानी की दरख्वास्त आई है, इस पर क्या फ़ैसला होता है। जाते जाते नाज़रीन, गज़ा और इसराइल के हवाले से कुछ थोड़ी सी बात कर लें। जो इसराइल ने कहा था कि डेडलाइन दी थी 24 घंटे की कि शुमाली जो गज़ा का इलाका है वो 11 लोग जो फ़लस्तीन वहाँ पे आबाद हैं वो खाली कर दें। और उसके बाद ये हुआ है कि ज़मीनी जो हमले हैं और जो रॉकेट या मिसाइल फायर किए जाते हैं वो इसराइल की तरफ से शुरू कर दिए गए हैं। और इस डेडलाइन के बाद बहुत बड़ी तादाद में, ये पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि शुमाली गज़ा के जो मकीन हैं वो वहाँ से गाड़ियों में, कतारों में, पैदल जो है वहाँ से उन्होंने नकल मकानी जो भी शुरू कर दी है। और यूरोपीय यूनियन की जानिब से कहा गया कि ये जो इस तरह की डेडलाइन दी गई है ये दरअसल नामुमकिन भी है। इतनी बड़ी तादाद में, इतने मुख्तसर डेडलाइन में लोगों की नकल मकानी करना, इससे एक और इंसानी बहरान जो है वो जन्म लेगा। और एक ये भी कहा है इसराइल ने कि जब तक ये जो यरगमाली हमारे कोई 150 के करीब जो दावा किया जाता है जंगजुओं की तरफ से, हमास के मुजाहिदीन की तरफ से कि 150 के करीब इसराइली हमारे पास यरगमाली हैं, जब तक उनको रिहा नहीं किया जाएगा जो मुहासरा है गज़ा का वो जारी रहेगा और इसको खाली करवाया जाएगा। तो वहाँ पे इस वक्त जो सूरत हाल है, पूरा मीडिया बता रहा है कि खाने पीने की, तवानाई की, बिजली की, तमाम चीज़ों की किल्लत है और लोग वहाँ पे चीख और चिल्ला रहे हैं। और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी आपको उस तरह से मुतहरक नज़र नहीं आती और अक़वाम मुत्तहिदा का जो रोल है वो भी आपके सामने है। तो बहरहाल देखते हैं, अब अमरीकी सफ़ीर भी जो 6 अरब ममालिक के दौरे पे पहुँचे थे वो अब सऊदी अरब के दौरे पे पहुँच चुके हैं। तो बात करेंगे डिटेल में इस व्लॉग का, किसी और व्लॉग में, इस मामले के हवाले से भी, क्योंकि ये हम सब का मसला है, हम मुसलमानों का मसला है और ये किबला अव्वल का, जो मुसलमानों का पहला किबला है, उसका मसला है। इस पर हम आज चूँकि पहले काफ़ी लंबा हो चुका है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। फ़िलहाल